आज की जो पहली बड़ी खबर है, सब जानते हैं, ये स्टूडियो तैयार हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज रहेगी कल सुबह 6 बजे से, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही सटीक और सबसे तेज। लेकिन कल की सुबह किसके लिए मंगलकारी होगी? नतीजों से पहले पीएम मोदी के साथ नेहरू ट्रेंडिंग क्यों? दूसरी खबर, जिनपिंग का सरेंडर, चीन बोला तीसरी बार मोदी सरकार, क्या मोदी 3.0 में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? तीसरी खबर, 2019 में पीएम मोदी ने शपथ के 100 दिन के अंदर अनुच्छेद 370 हटाया, पाकिस्तान को डर, क्या इस बार 100 दिन के अंदर पीओ के हाथ से जाएगा? चौथी खबर, एग्जिट पोल में मोदी सरकार, लेकिन 5% मार्जिन का खेला अभी बाकी है। और पांचवी खबर, अजय मोदी 22 सालों से लगातार हर चुनाव कैसे जीत रहे हैं, 22 सालों से। 10 बड़े मोदी फैक्टर दिखाएंगे आपको। इस वक्त पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई। कल जब इसी समय रात 9 बजे हम यहां हाजिर होंगे, तब सीन बहुत बदल चुका होगा। सरकार बनाने वाले नंबर्स आपकी स्क्रीन पर साफ साफ होंगे। 140 करोड़ लोगों का ये लोकतंत्र 18वीं लोकसभा में प्रवेश कर चुका होगा। लेकिन उससे पहले आज की रात 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी नेताओं के लिए लंबी होने वाली है। ये रात उनके लिए रथ जगह जैसी है, उनके मन में और 140 करोड़ भारतवासियों के मन में इस वक्त एक ही सवाल है, अब से ठीक 9 घंटे के बाद क्या होने वाला है? क्या बीजेपी की तीसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है? क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या विपक्ष पूरे देश को चौंकाकर 2004 वाला इतिहास दोहरा सकता है? तो अभी से टाइम लॉक कर लीजिए। सुबह 6 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर दिव्य कवरेज नॉन स्टॉप होगी, इसी सेट पर, लेकिन एकदम हाईटेक अंदाज में, एकदम डिटेलिंग के साथ, बहुत सटीक विश्लेषण होगा और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो आपने कभी नहीं देखा होगा। हम अपने सुपर हाईटेक स्टूडियो से हर एक सीट के सटीक नतीजे सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। 543 लोकसभा सीट पर किसकी हार किसकी जीत होगी, टीवी 9 भारतवर्ष आपको सबसे तेज नतीजों की गारंटी 9 घंटे पहले दे रहा है। लेकिन अभी विपक्ष की ओर से आ रहे कुछ बयानों को सुना, ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया अलायंस को अभी भी गठबंधन सरकार बनने की उम्मीद क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए। मैम, लोकसभा चुनाव नतीजों के 24 घंटे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज सुबह दिल्ली में डीएम के दफ्तर पहुंची थी। यहां उन्होंने करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी। बाहर निकली तो मीडिया से मुखातिब हुई। उनसे एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने अपने जवाब से सबको चौंकाया। मैम, एग्जिट पोल्स आर गिविंग मेजॉरिटी टू एनडीए। We just have to wait and see what he had to say. सोनिया गांधी की माने तो लोकसभा चुनाव के असल नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों के बिल्कुल उलट होंगे। रविवार को यही बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोहराई थी। तब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र किया था। इंडिया अलायंस की 295 सीट आने का दावा किया था। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी हत्या से पहले 295 टाइटल वाला एक गाना गाया था। ये गाना उनकी मौत के बाद खूब वायरल हुआ था, पंजाब में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। राहुल गांधी ने इसी 295 का जिक्र करके एग्जिट पोल को बीजेपी का फैंटेसी पोल बताया। हालांकि नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही 295 का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक कई नेता 295 सीट आने का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। 295 से ऊपर ही इंडिया गठबंधन जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कल की सुबह किसका मंगल कराएगी और चुनाव के नतीजे किसके लिए अमंगल साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारतवर्ष। वैसे कांग्रेस को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। पार्टी अभी से 295 प्लस की गारंटी ले रही है। इसके लिए कांग्रेस ने आज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अपनी पूरी फौज मीडिया के सामने उतार दी। सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 295 सीट आने का दावा किया। कांग्रेस के इसी भरोसे वाली एक तस्वीर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय के अंदर देखने को मिली। दफ्तर के अंदर विशाल टेंट लगाए जा रहे थे। जश्न से पहले की तैयारियां की जा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीत की तैयारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है। बीजेपी को भी अपने विजय पर पूरा भरोसा है। दिल्ली से लेकर पटना तक जश्न मनाने के लिए लड्डू बनाए गए। वहीं नतीजों से ठीक 24 घंटे पहले बीजेपी ने आज एक बड़ी बैठक भी की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बाद में जानकारी दी गई कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की समीक्षा की गई। बीजेपी में जोश असल में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही है। विपक्ष भले ही कहे कि एग्जिट पोल दिखावटी हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि मंगलवार एनडीए के लिए शुभ मंगल साबित होगा। और ऐसा हुआ तो पीएम मोदी कई मायनों में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की या तो बराबरी कर लेंगे या उन्हें पीछे छोड़ देंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर चर्चा तेज है। चौक चौराहों पर बहस हो रही है कि पीएम मोदी नेहरू के कद को देखते हुए कौन सा इतिहास रच देंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की रिसर्च कहती है कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह करने का रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के पास है। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक लगातार 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी 2014, 2019 और 2024 यानी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 3-3 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस मामले में नरेंद्र मोदी इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों से आगे निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये रिकॉर्ड लगातार पीएम बने रहने वाला नहीं था। वो 1996 में पहली बार पीएम बने, फिर उसके बाद एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर 1999 में तीसरी बार पीएम बने। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो लगातार 3 आम चुनाव जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीता था, बहुमत हासिल किया था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 और 2019 के बाद 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत सकती है, बहुमत हासिल कर सकती है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी 1967, 1971 और 1980 में 3 चुनाव जीते थे, लेकिन वो खुद चुनाव लगातार नहीं जीत पाई थीं और 1977 में बुरी तरह हारी थीं। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो अपनी अगुवाई में कभी चुनाव नहीं हारे। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से लेकर 1962 तक 3 लोकसभा चुनाव का सामना किया, एक भी चुनाव नहीं हारे। अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीतते हैं तो इस मामले में वो नेहरू की बराबरी कर लेंगे। वैसे नरेंद्र मोदी सीएम रहते हुए भी कभी चुनाव नहीं हारे थे। वैसे नतीजों से ठीक पहले तुलना यह भी होने लगी है कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनके पास पहले से कांग्रेस पार्टी की लेगेसी थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तब नेहरू जी के सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, उनके सामने कोई बड़ा विरोधी चेहरा नहीं था। जबकि प्रधानमंत्री मोदी उस दौर में राजनीति में आए हैं जब देश के अलग अलग राज्यों में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने 4 दशक में प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का लंबा सफर तय किया है और सेल्फ मेड नेता होकर किसी जमाने में 2 सीट लाने वाले बीजेपी को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है।
हालांकि 2024 के नतीजे क्या होंगे, इसमें अभी भी एक अगर शब्द फंसा हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए और इसीलिए आज रात का इंतजार और है। दिल्ली से करीब 8000 किलोमीटर दूर बीजिंग में भी भारत के एग्जिट पोल्स की चर्चा है। चीन भी एग्जिट पोल को देखकर अनुमान लगा रहा है, उसका जो देखकर यह सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव परिणाम देखने से पहले ही चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स में नरेंद्र मोदी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जीत मिलने पर जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल की उपलब्धि हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे राजनीतिक शख्सियत बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि चीन के रुख में यह बदलाव क्यों आया? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की संभावना पर चीन सरेंडर मोड में क्यों दिख रहा है? क्या जिनपिंग को लगने लगा है कि मोदी को साथ लिए बिना बदलते वैश्विक परिदृश्य में चीन कहीं टिक नहीं पाएगा? मोदी सरकार को तीसरा टर्म मिलने पर कैसे चीन भारत के साथ टकराव की संभावना कम होने की उम्मीद जता रहा है? इस रिपोर्ट में चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में 5 जगहों पर नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे टर्म का जिक्र किया है। आर्टिकल के हेडर में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पोल से पता चलता है कि मोदी तीसरी बार जीत सकते हैं। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने मोदी कार्यकाल में भारत के विकास की तारीफ की। लिखा, तीसरा टर्म मिलने पर मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह ही बनाए रखेंगे। वो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रखेंगे। आर्टिकल में आगे भारत चीन के रिश्तों में मतभेद दूर करने की बात कही गई है। लिखा गया है कि विश्लेषकों ने संबंधों को स्थिर विकास की राह पर वापस लाने और मतभेदों को दूर करने के लिए खुले संचार को बनाए रखने के लिए चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। आर्टिकल में चीन की भाषा सरेंडर मोड वाली दिखाई पड़ती है। चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, मोदी अगर पद पर बने रहे तो चीन और भारत के बीच टकराव की संभावना कम है। चीन के जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों समेत कई देशों के बीच संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी अगले कार्यकाल में चीन के साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है। मोदी को तीसरा टर्म मिलने की चीन की भविष्यवाणी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया है। ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया है। अरे भाई, ग्लोबल टाइम्स मान ले, ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था, वो भी मान लेगा, मोदी जी का दोस्त है। विपक्ष के सवालों का जवाब और चुनाव परिणाम बस कुछ घंटे बाद सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चीन के हृदय परिवर्तन का कारण क्या है, इसको डिकोड करना जरूरी है। चीन ने मोदी सरकार के तीसरे टर्म की जो भविष्यवाणी की है उसमें खासतौर पर भारत की आर्थिक तरक्की, द्विपक्षीय संबंध, विदेश नीति और टकराव कम करने पर फोकस किया है। इससे साफ है कि चीन भारत के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते चाहता है। सारे मतभेद भुलाकर, टकराव छोड़कर अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश कर रहा है। भारत की विदेश नीति के साथ दुनिया में अपनी छवि बेहतर बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले महीने उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच जुलाई महीने में कजाकिस्तान में मीटिंग होने की संभावना है। चीन ही नरेंद्र मोदी का मुरीद नहीं हो रहा है, बल्कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो दुनिया के इकलौते वर्ल्ड लीडर होंगे जो परमाणु तबाही को रोक सकते हैं, युद्ध वाले देशों के बीच संकट मोचक बन सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से शांति की पेशकश करते रहे हैं। दुनिया जानती है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। पीएम मोदी ही युद्ध काल में शांति का संदेश दे सकते हैं और विश्व युद्ध वाले विध्वंस को रोक सकते हैं। भारत शांति के पक्ष में है। बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। एग्जिट पोल में जिस वक्त तीसरी बार मोदी सरकार बनने के संकेत दिख रहे हैं, ठीक उस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस और नेटो के बीच टकराव ऑल टाइम हाई है। नेटो रूस के साथ युद्ध की दहलीज पर खड़ा है।
हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने बड़ा दावा किया है। इसके अलावा जर्मनी और रूस के बीच भी तनातनी तेज हो गई है। जर्मनी में सैनिकों को इकट्ठा करने की तैयारी चल रही है। 9 लाख रिजर्व फोर्स बुलाने पर विचार हो रहा है। जर्मनी रक्षा समिति के अध्यक्ष मैरी एग्नेस ने दावा किया है कि ये किसी भी हमले के लिए तैयार रहने का वक्त है। रूस और नेटो के बीच बढ़ती ये तकरार किसी भी वक्त महायुद्ध या परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जंग की इस तबाही को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रहकर हमेशा शांति का पक्ष लिया है। पुतिन नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और उनके कहने पर वो युद्ध में विराम भी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में। हाँ, कैसे? उन्होंने 2 बार वॉर रुकवाई, प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और कहा कि देखिए आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ फायरिंग नहीं करना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली अपील करता हूँ कि आप इसको रोकिए। इसके अलावा SCO समिट के मंच पर भी पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बातचीत से युद्ध का समाधान निकालने की बात कही थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो भी पीएम मोदी को शांति दूत के तौर पर देखते हैं। यूएन जनरल असेंबली के मंच से मैक्रो ने पीएम मोदी की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी रूस से लेकर पश्चिमी देशों तक स्वीकार्यता है। दूसरी तरफ चीन को पश्चिमी देश शक की निगाह से देखते हैं। चीन पर पुतिन को उकसाने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो ही परमाणु बटन दबने से रोक सकते हैं। चीन को भरोसा है कि भारत में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार की आहट से पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में इन दिनों बस एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लेंगे? क्या 100 दिन के एजेंडे में पीओके उनके टॉप 5 की लिस्ट में शामिल होगा? क्या पीएम मोदी ये बड़ा कदम 100 दिन के भीतर उठाएंगे? पाकिस्तान में मीडिया जगत से लगातार लेकर सरकार और आम लोगों में पिछले 48 घंटे से बस यही बहस का मुद्दा है। और 2019 का इतिहास बताता है कि पीएम मोदी 100 दिन के अंदर पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाले कड़े और बड़े फैसले लेने से हिचकिचाते तो नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब 100 दिन के एजेंडे में एक ऐसा फैसला शामिल था जिसकी भनक तक पाकिस्तान को नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 5 अगस्त 2019 को यानी पीएम बनने के ठीक 68 दिन बाद ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यह एहसास पाकिस्तान को करीने से हो रहा है। तो इस बार वो इस बुरे ख्याल में जी रहा है कि क्या पीएम मोदी उससे कब्जे वाले कश्मीर को वापस ले लेंगे। सुनिए वहां के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर अखंड भारत को लेकर अभी से क्या नैरेटिव चलाने लगे। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहां पर अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया का नक्शा भी अवेजा कर दिया है। और अखंड भारत का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन तमाम ममालिक को अपनी राजधानी समझते हैं और इन पर कब्जा करके वो अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो वो क्या कड़े और बड़े फैसले लेंगे, ये अभी किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये बात सही है कि पूरे चुनाव में पीओके एक बड़ा मुद्दा रहा है। खुद पीएम मोदी ने कई मंचों से इसका जिक्र किया है। अनुच्छेद 370 हटाने की पटकथा लिखने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद TV9 भारतवर्ष पर कहा था कि पीओके वापस लेना मोदी सरकार का एजेंडा है। पीओके पर आप इस बार खुलकर बोल रहे हैं, वहां आजादी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, काफी आक्रोश है। पीओके को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? नंबर 1, इस बार यह समझा जा रहा है कि पीओके जो है वो एक सरकार का अगला एजेंडा है, इसमें कुछ ना कुछ होगा।
देखिए, भारत की हर सरकार का एजेंडा पीओके होना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और हमारी देश की संसद का कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी का तो पक्का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको वापस लाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इन्हीं बयानों से पाकिस्तान में नतीजों से पहले खलबली मची और वहां से बैठकर भारत विरोधी दुष्प्रचार अभी से तेज है। मोदी साहब जो हैं वो 400 सीटें लेने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां करने चाह रही हैं। तो इसके लिए उनकी ये कोशिश थी कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान जो है उसका नाम तब्दील कर दिया जाए, उसका आइन तब्दील कर दिया जाए, इस रियासत को एक प्योर हिंदू मजहबी रियासत बना दिया जाए। टीवी न्यूज के अलावा पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में तीसरी बार मोदी सरकार की आहट से कितनी बेचैनी है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज ने लिखा, भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े और विविधता वाले देश में एग्जिट पोल का सही होना एक चुनौती है। नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली के सिंहासन पर तीसरी बार बैठे तो असल में बड़ी चुनौती का सामना पाकिस्तान को करना होगा। इसका एहसास वहां की सरकार और सेना दोनों को है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज चौधरी ने एक टीवी चैनल पर क्या कहा, ये भी सुनिए। नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो चुनावी घोषणा पत्र और दावों को लागू करते हैं। आमतौर पर उनकी जिन बातों को चुनावी भाषण कहकर खारिज किया जाता है वो उन पर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार उनकी सरकार का एक लक्ष्य भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। दूसरा, वो पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाएंगे जिसका जिक्र वो घुसकर मारेंगे के साथ करते हैं। यानी पाकिस्तान को सिर्फ पीओके का डर नहीं सता रहा, बल्कि वो हिंदू राष्ट्र के साथ साथ फिर से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस को लेकर भी डरा हुआ है। बस कुछ घंटे बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 35 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, इसको देखिएगा जरूर आप। 6 राज्यों की ये वो सीटें हैं जहां एग्जिट पोल में जीत और हार का अंतर 5% वोटों से कम का दिख रहा है। अगर ये 5% वोट इधर से उधर हुए तो सरकार बनने और बनाने में संकट आ सकता है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखिए। अस्सी सीटों वाला उत्तर प्रदेश, यानी वो राज्य जिसके रास्ते दिल्ली की सत्ता का सफर तय होता है। वहां की 6 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 5% से कम का है। टीवी 9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमेठी में वोट मार्जिन 2% से भी कम है, जबकि बाराबंकी में यही आंकड़ा 4.5% से थोड़ा ज्यादा है। अगर लालगंज की बात करें तो आंकड़ा 1% से भी नीचे, यानी मुकाबला बेहद नजदीकी है। गाजीपुर में वोट का अंतर 2.14% है। फतेहपुर का सीन लालगंज जैसा ही है, जबकि अंबेडकर नगर में वोट मार्जिन 4.46% है। इन 6 सीटों में सबसे हॉट अमेठी और गाजीपुर का इलाका है। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा मैदान में है, जिनके बीच एग्जिट पोल के मुताबिक जबरदस्त टक्कर है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच मुकाबला है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार। 40 सीटों वाले सूबे में एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। टीवी 9 पीपल्स इनसाइट और पॉल स्ट्रेट के एग्जिट पोल का अनुमान है कि वाल्मीकि नगर में वोट का अंतर 4.25% का हो सकता है, जबकि सीतामढ़ी में यही आंकड़ा 2% रहने का अनुमान है। सुपौल में वोट मार्जिन 1% से भी नीचे रह सकता है, जबकि किशनगंज में 2% और मधेपुरा में 3.5% से ज्यादा रहने का अनुमान है। बांका में यह आंकड़ा 0.27%, जबकि मुंगेर में 2% का हो सकता है। इनमें सबसे हॉट सीट मुंगेर की है, जहां से जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पर सीट बचाने की चुनौती है। मुंगेर में जेडीयू के राजीव रंजन सिंह के मुकाबले आरजेडी की अनीता कुमारी चुनाव लड़ रही हैं, जो बिहार के बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी है। यूपी और बिहार के बाद अब आपको
महाराष्ट्र और पंजाब की वो सीटें दिखाते हैं जहां 5% का वोट मार्जिन कैसे खेल बनाने और बिगाड़ने वाला है। इन राज्यों को लेकर TV9 पीपल्स इनसाइड और पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीट के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। 48 सीटों के लिए यहां एनडीए और इंडिया अलायंस में जबरदस्त चुनावी लड़ाई है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक सूबे में 6 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 5% से कम का है। एग्जिट पोल बताते हैं कि मुंबई दक्षिण में वोटों का अंतर 4% से नीचे है, जबकि नांदेड़ में यह आंकड़ा 1.64% का दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक डिंडोरी में कड़ी फाइट है और यहां वोट मार्जिन महज 0.18% हो सकता है। वहीं मुंबई उत्तर पश्चिम में यह आंकड़ा 2% से कम, जबकि रायगढ़ में 2.5% से कम का अनुमान है। मवाल में वोट का अंतर महज 0.35% का हो सकता है। महाराष्ट्र में पिछली बार उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि शिवसेना तोड़कर अलग हुए एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ हैं। 5% वोट अंतर वाली हॉट सीट मुंबई दक्षिण में उद्धव गुट के अरविंद सावंत और शिंदे गुट की यामिनी जाधव में कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां की 5 सीटें ऐसी हैं जहां वोट का अंतर 5% से कम का दिख रहा है। एग्जिट पोल में अनुमान है कि अमृतसर में वोट मार्जिन 2% से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। फिरोजपुर में यह आंकड़ा 1.29% है। वहीं पटियाला में वोट अंतर 4.72% नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक होशियारपुर में यह आंकड़ा 1.41%, जबकि लुधियाना में 4.20% दिख रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी है, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में हैं। जिन सीटों पर आपने 5% का वोट मार्जिन देखा, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पटियाला की है। पटियाला में बीजेपी की परनीत कौर, जबकि कांग्रेस के धर्मवीर गांधी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल में 5% का ये वो मार्जिन है जो नतीजे में किसी की बाजी पलट सकता है। अब तक हमने आपको 24 सीटों पर वोट मार्जिन का एग्जिट पोल दिखाया है। अब आपको राजस्थान और बंगाल की 11 सीटों के बारे में बताते हैं, जहां ये 5% वोट इधर से उधर हुए तो बाजी पलट सकती है। राजस्थान में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एग्जिट पोल बताते हैं कि राज्य की 6 सीटें ऐसी हैं जहां 5% का कांटा लगता दिख रहा है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक जयपुर ग्रामीण में वोट अंतर 1.5% से भी कम नजर आ रहा है। भरतपुर में आंकड़ा 4.83%, जबकि करौली धौलपुर में 1.28% का दिख रहा है। कैलकुलेशन में अनुमान है कि झुंझुनू में वोट का अंतर 3.32%, अलवर में 1.04% और गंगानगर में 1.79% का है। आखिर में बात 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल की, जहां लोकसभा चुनाव में जबरदस्त लड़ाई होती दिख रही है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल बताते हैं कि अलीपुर द्वार में वोटों का अंतर 3.10%, तो बलूरघाट में सिर्फ 0.06% होने का अनुमान है। यही आंकड़ा मालदा उत्तर में महज 0.19%, बैरकपुर में 0.95% और बारासात में 1.10% का दिख रहा है। इनमें हॉट सीट है बैरकपुर, जहां पहले टीएमसी से बीजेपी में आए अर्जुन सिंह को कांटे की टक्कर मिलती दिख रही है। बैरकपुर में अर्जुन सिंह के खिलाफ टीएमसी के पार्थ भौमिक चुनाव मैदान में है। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में 5% तो छोड़िए, इन सीटों पर वोटों का अंतर 3% या उससे काफी कम का दिख रहा है, जो बताता है कि नतीजे में उलटफेर की कितनी बड़ी संभावना है। शायद एग्जिट पोल में वोटों का यह अंतर राहुल गांधी भी जानते हैं। क्या इसीलिए वो बार बार 295 की बात कर रहे हैं और उनको इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए 5% का खेल कल पता चल जाएगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ही हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। वैसे ये बात आपको शायद मालूम होगी कि वो 3 दशकों में कभी चुनाव ही नहीं आ रहे। सोचिए जरा, पहली बार वो 2001 में केशुभाई पटेल की जगह
सीएम बने, लेकिन 2002 से उनकी चुनावी जीत का सिलसिला जारी रहा और चलता रहा। अब ये एक आंकड़ा देखिए, 2001 में पहली बार सीएम बने, 2002 में चुनाव जीतकर उन्होंने गुजरात के सीएम के तौर पर पहली बार शपथ ली, फिर 2007 में दूसरी बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2012 में तीसरी बार गुजरात के सीएम बने, 2014 में वो दिल्ली आए और प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली। एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि वो तीसरी बार भी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दिलचस्प यह है कि 22 साल से लगातार इन 6 चुनाव में बीजेपी की अगुवाई भी उन्होंने खुद की, और इसीलिए चर्चा यह भी है कि हर चुनाव वो जीतते क्यों हैं। अब इसकी वजह बताने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के ऐतिहासिक पड़ाव पर हैं। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बम्पर बहुमत के साथ वो तीसरी बार आ रहे हैं। अगर आप उनका राजनीतिक सफर देखें तो 2002 से वो इस रिकॉर्ड को बनाकर चल रहे हैं। 2002 में वो पहली बार चुनावी जीत के साथ गुजरात के सीएम बने। 2014, 2019 दोनों चुनावों के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी। अगर इसकी तुलना 2024 से की जाए तो क्या आपको बदलाव दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है? पहली बात है कि चुनाव मेरे लिए नया नहीं है। मैंने लंबा अरसे तक संगठन में रह करके चुनाव लड़वाने का काम किया। फिर मुझे जिंदगी में पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ने की नौबत आई और अब एक और भूमिका में देश और दुनिया की नजरों में एक विशेष जिम्मेवारी के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में हूं। इसके बाद 2007, 2012 तीनों बार वो गुजरात के सिंहासन पर बैठे। 2014 में उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली तो फिर ना तो कोई उन्हें चुनौती दे पाया और ना ही उनके कद के बराबर हो पाया। दामोदर दास मोदी, अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं। आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें चुनावी राजनीति का विजेता बनाता है? तो शुरुआत उनकी जन्मभूमि से करते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी कारोबार के नक्शे पर उभार दी। स्कूल कॉलेजों तक में बड़े बदलाव हुए। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त किया। नर्मदा नदी पर बांध बनाकर उन जगहों पर सिंचाई और पीने का पानी पहुंचा दिया जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते थे। यानी गुजरात के सीएम रहते हुए कारोबार से लेकर रोजगार तक और शिक्षा से लेकर महिलाओं तक के मुद्दे पर उन्होंने शानदार काम किया, जो गुजरात मॉडल के तौर पर देश भर में जाना गया। गुजरात के बाद उनका सफर 2014 में दिल्ली से शुरू हुआ। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद उनके विकास करने का दूसरा मॉडल सामने आया। ये मॉडल था निर्धारित समय पर काम की डिलीवरी। मोदी सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन, नल से जल, पीएम आवास और आयुष्मान योजना जैसी गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं की न केवल घोषणाएं की बल्कि उन्हें जमीन पर ठीक से उतारा भी। काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर
ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होगी। पीएम मोदी के काम करने का यही तरीका देश भर के युवाओं और खासकर महिलाओं को लगातार 10 साल से पसंद आ रहा है। और अगर पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो इससे भी साबित होता है कि युवाओं और महिलाओं ने उन्हें जमकर वोट किया है और उनकी प्रचंड जीत को सुनिश्चित किया है।